हाँ तो फिर कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखेंगे, ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का 5वां पार्ट है। ठीक है, 4th पार्ट तक 4th क्वेश्चन ओवर हो गया है और ये हमारा 5th क्वेश्चन 5th पार्ट से है। ठीक, तो इसमें पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे इस पार्ट में। लेकिन जो बच्चे इसके पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखें उसको देख लेंगे। डायरेक्ट जो है सब्सक्राइब लिंक है ना, उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ से चैनल पे चले जाएंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे उनको। ठीक है, तो वहाँ से पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे एक बार तो आपका मतलब पूरा मैथ लेवल तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरूरी है देख लेंगे। उसके बाद जो है अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम पेपर देंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये मॉडल पेपर। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका क्या मतलब बच्चों कि जैसे हल क्या होता है, जैसे मान लो कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, काट दी तो इसका एक हल है, मतलब दोनों एक जगह कट गए ना तो एक रेखा है, एक हल है। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण के क्या होता है जो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x पे पावर 1 हो, वेरिएबल पे पावर 1 हो, x पे पावर 1 हो, y पे पावर 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, हल होने का क्या मतलब है कि कितने जगह काट दे, कहता 2 हल है तो 2 जगह काट दे, इस तरह से। तो ये है देखो 2 हल है, 2 जगह काट रहा है। ठीक है, कहता 3 हल है तो देखो बच्चों 3 जगह एक रेखा इसे काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। कहता है कि एक भी हल नहीं है तो इसका मतलब कि दोनों समांतर हैं, एक भी हल नहीं है। अब ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जैसे कि एक ये है और एक इसी पे और है तो अनेक हल हो गए ना, अनेक हल हो गए, इसी कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं। तो इसको लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग लेकिन प्रश्न को समझ जाओ कि ये क्या कह रहा है कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या मतलब बच्चों कि अनेक जगह काट रहा है, मतलब बहुत जगह पर ऐसे काट रहे हैं दोनों आपस में, बहुत जगह पर काट रहे हैं इसे। ठीक है, उसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके लिए क्या फार्मूला है लिखेंगे, चूंकि समीकरण अपरिमित रूप से अनेक चूंकि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चों तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। और जब केवल एक ही हल हो बच्चों तो अगर एक ही हल है, एक ही, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। जब केवल एक ही हल हो तो अगर समांतर है तो इसके लिए ये कंडीशन था, अगर समांतर है तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब ये a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है। तो जो पहला समीकरण है इसमें x का गुणांक ये है a1 है और इसमें दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है, ये दूसरा समीकरण है। और जो ये पहला समीकरण है इसमें y का गुणांक b1 है और दूसरे में ये b2 है और ये है c1 और ये है c2। तो बच्चों अनेक रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, तो ये फार्मूला लगता है। ठीक, अब हमको जो है यहाँ से प्राप्त हो गया लाला कि a1 का मान k, a2 का मान 12, b1 का मान 3, b2 का मान k। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब h माइनस 3 बटे k, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमको k का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस k का गुणा इधर होगा तो k स्क्वायर, 12 का गुणा इधर होगा तो 12 36, तो k बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये है अपना आंसर।
ऐसा दोस्तों देखो फिर से हम बता रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो उसको कहते हैं कि एक हल है। तो उसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं है a1 बटे b2 के बराबर नहीं है c बटे c2 के। अच्छा, उसके बाद जब दोनों समांतर होते हैं तो a1 बटे a2 बराबर a1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और जब अनेक हल होते हैं तो a1 बटे a2 बराबर a1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न खत्म हो गया है। इसको लिख लेंगे, के का उत्तर आ गया ±6। ठीक है बच्चों, अगर कहीं कहता कि इसके एक हल हैं, यही बराबर नहीं लग जाता तो कट जाता है, ऐसा कट जाता बराबर ये ले जाता। कहता कि इसके एक हल हैं तो ऐसे ये कट जाता, बराबर नहीं हो जाता, बराबर नहीं कट जाता ऐसे। लेकिन कहा कि अनेक हल हैं इसलिए ये उत्तर के बराबर ±6। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखो आप ना क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समचतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के वर्गों का योग आपको सिद्ध करना है कि उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब यह चीज आपको दिया है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग है। अब आपको प्रूव करना है कि वो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा बच्चों, समचतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत क्या है बेटा? समचतुर्भुज की खासियत लाला ना कि उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। मतलब लंब होते हैं और समद्विभाजक होते हैं। मतलब कैसे देखो, ऐसे ये विकर्ण है और ये विकर्ण है तो ये परस्पर लंब है एक दूसरे पर, है ना, लंब है 90-90 है। और ये वाला इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है बाबू, ये आपको सिद्ध करना है कि इसके भुजाओं का वर्ग इसके विकर्णों के वर्ग के बराबर है। तो हम सिद्ध कर दे रहे हैं बेटा, देखो कैसे। देखो इसे मान लेंगे कि ये हमारा दिया है A B C D, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, ज्ञात है, लिखेंगे दिया है या ज्ञात। ये एक परमेय बेटा, ये आएगा लाला तो 4 नंबर में, कितने 4 नंबर में दिया है, हाँ 4 नंबर में आएगा। तो दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है बाबू? समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। रोम्बस कहते हैं इसमें, इसको रोम्बस। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर डायगोनल्स। ठीक है, इक्वल होता है। तो समचतुर्भुज बाबू, तो इससे क्या मिलेगा हमको कि सभी भुजाओं का वर्गों का योग जो है उसके दिखाना, प्रूव करना है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के योग वर्ग के योग के बराबर है। अब अगर समचतुर्भुज बेटा देखोगे, अर्थात अगर समचतुर्भुज हैं तो विकर्ण परस्पर लंबवत है, विकर्ण परस्पर लंबवत है। उसके बाद क्या है, और समद्विभाजक है, लंबवत है, लंबवत तथा समद्विभाजक है, समद्विभाजक। इसका क्या मतलब बाबू? इसे मान लो कि यहाँ पर O पॉइंट है ना, इसका मतलब है AO बराबर OC, BO बराबर OD, CO बराबर, तो हो गया है AO बराबर OC, PO बराबर OD है। ठीक है बच्चों, और परस्पर लंबवत यानी कि यहाँ पर 90-90 है। तो आपको सिद्ध करना है लाला। सिद्ध क्या करना है, आप लोग लिखेंगे ऐसे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमको कि भुजाओं का वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर विकर्णों के वर्ग के बराबर। विकर्ण क्या होती है? देखो ये भुजा है बाबू, ये भुजा है। अब विकर्ण क्या होती है? ये कि ये विकर्ण है और ये कि ये विकर्ण है, यानी कि BD का वर्ग और प्लस विकर्ण है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यही हमको सिद्ध करना है। हम रचना कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं सिद्ध करने। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हम सीधे लिखेंगे उत्पत्ति,
में लिखेंगे बेटा, देखो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें बाबू समकोण त्रिभुज देखो ए ओ बी में, देखो दादा ये 90 के सामने नटा है, 90 के सामने, तो इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस का था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर्स, मतलब इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर और बराबर इसका स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है बाबू कि ए बी का वर्ग, ए बी कर्ण है, बराबर ए ओ का वर्ग है और प्लस बी ओ का वर्ग, कर्ण एक। ठीक है, देखो ये कर्ण है ना बच्चों, तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका, देखो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, ठीक। इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का, यानी कि ए ओ का वर्ग प्लस बी ओ का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार ये देखो, ये इसमें देखो, इसमें 90 के सामने ये कर्ण है ना, तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि BC का वर्ग बराबर BO का वर्ग प्लस OC का वर्ग। इसी प्रकार ये हो गया। उसके बाद ये देखो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये 90 है ना, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी कि BC का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। फिर देखो अब देखो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, क्योंकि देखो 90 सामने कर्ण है ना, ये कर्ण है ना, देखो 90 सामने कर्ण है, देखो 90 सामने कर्ण, यानी कि AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग और प्लस OD का वर्ग। ठीक है बच्चों, हमको ध्यान दो, आप लोग क्या प्रूव करना है, हमको यही प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो इन चारों को जोड़ देंगे बाबू तो ये एक पक्ष आ जाएगा ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया ना कि समचतुर्भुज भुजाओं का वर्ग बराबर उनके विकर्णों के वर्ग के बराबर होता है। इसको मिटा दे रहे हैं और इसको भी हटा दे रहे हैं। देखो बच्चों, अब सभी को जोड़ दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ दीजिए। देखो आ जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर, देखो बच्चों यहाँ भी AO है, यहाँ भी AO है, तो 2AO स्क्वायर, यहाँ भी BO है, यहाँ भी BO है, 2BO स्क्वायर, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, 2CO स्क्वायर, CO को चाहे OC लिखो, यहाँ भी DO है, यहाँ भी DO, चाहे OD लिखो चाहे DO लिखो आप, तो 2DO स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे, परंतु दिया है कि AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD। ठीक है, अब AO की जगह पे या OC की जगह पे एक ही लिख देंगे। ठीक है, AO OC को बराबर कर देंगे और BO को बराबर कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम 2AO स्क्वायर 2BO स्क्वायर। अब OC था ना, तो CO के या OC की जगह पे हम लिख देंगे AO, तो 2AO स्क्वायर। अब देखो ये DO था, चाहे BO को चाहे OD को हो, ठीक, तो इसको लिख देंगे 2BO का स्क्वायर, तो 2AO स्क्वायर 2AO स्क्वायर, तो 4AO का स्क्वायर, 2BO 4BO का स्क्वायर, 4 कॉमन हो गया। ठीक है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये आ गया 4AO का स्क्वायर और 4BO का स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ठीक,
ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, ये जो है BD का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है बच्चों, BD का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो हम देखो ध्यान से बच्चों क्या कर रहे हैं, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब हम जो है BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर निकाल लें बच्चों, ठीक है। देखोगे तथा BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। देखो बच्चों BD को क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं कि BO प्लस OD, BE से लिखेंगे BO प्लस OD, ठीक है। कि बच्चों देखो BD की क्या लिखेंगे BO प्लस OD, ठीक है। अब AC की क्या लिखेंगे आप, AC की देखो AO प्लस OC, क्या लिखेंगे AO प्लस OC, ठीक है। इसलिए बच्चों AC की जगह पर क्या लिखें AO प्लस OC, ठीक है, AC की जगह लिखिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो उसके बाद क्या करेंगे, देखो दो ध्यान, A प्लस लिखा हुआ बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये केस इधर भी करेंगे। देखो A प्लस लिखा हुआ बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे दिया था कि AO बराबर OC और BO बराबर OD, तो सबको AO और BO में ले आ रहे, ठीक। तो जो OD है उसके जगह पे BO लिख देंगे, जो OD है बच्चों इसके जगह पे BO लिख देंगे, और जो OC उसके जगह पे AO लिख देंगे। हो गया BO का स्क्वायर, इसको लिख देंगे BO का स्क्वायर, तो 2OB है, और OD जब लिखेंगे BO, चाहे BO लिखो और चाहे OB लिखो, और देखो चाहे इसको BO कहो और चाहे OB कहो, एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो AO का स्क्वायर, अब OC की लिखेंगे AO का स्क्वायर, अगर 2AO और AO, देखो बच्चों ये हमको लाना था वो आ रहा है, ठीक है। अब जो है ध्यान से देखो, हमको यही तो लाना था कि एक बच्चों देखो जो ये देखो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर AO का स्क्वायर, मतलब ये बराबर BD की स्क्वायर AC की स्क्वायर, मतलब कि ये लाना था, यानी कि इसका मान और इसका मान बराबर लाना, ठीक है। तो मैं ला रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ठीक, यही हमको लाना था, तो इसको हटा दे रहे हैं। देखो कैसे लाएंगे, BO तो 2BO का स्क्वायर और 2BO गुणे BO, तो BO का स्क्वायर AO, 2AO का स्क्वायर 2AO गुणे AO का स्क्वायर, तो 2BO 4BO का स्क्वायर, और ये भी 4AO का स्क्वायर। देखो जो समीकरण 5 और 6 में देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, 4AO का स्क्वायर प्लस 4BO का स्क्वायर, 4BO का स्क्वायर प्लस 4AO का स्क्वायर, बस इसको इधर लिख दिए हैं, इसको इधर, यानी कि एक ही चीज है ना। और ये क्या था, ये विकर्ण थे, और ये क्या थे, भुजा थे, चारों भुजा थे, दोनों विकर्ण थे। तुम लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, लास्ट में लिख देंगे 4। आगे समझो, देखो ये थोड़ा सा थ्योरम था, थोड़ा सा टफ रहता है, बड़ा रहता है, तो इसको वीडियो को रिवाइज करके बाद में देख लेंगे, फिर से मैं लेकर देख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये प्रश्न खत्म हो गया, और ये प्रश्न 4 होता था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट साल। देखो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है, ठीक है। ये गा प्रश्न है बच्चों, गा प्रश्न का खा हो गया था, गा। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का क्या मतलब है, देखो बच्चों ये आपका अर्धगोला है, इस पर एक शंकु ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे एक शंकु है, समझ लो किसी जैसे होता ना जोकर की टोपी, वैसे ये एक शंकु है, ठीक है बच्चों। ये जो है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब कैसे चिपका हुआ है, ऐसे सीधे रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ,
इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, ये वाला भाग, ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग बच्चों, ये जो अर्धगोला नहीं है, ये जो अर्धगोला है इसका ये वाला भाग, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं बच्चों। ये इसको ये जो है ये पार्ट, इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा, और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, और ये शंकु है बच्चों, शंकु, तो इसका जो वक्र पृष्ठ नहीं होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर यल। देखो आर क्या है बच्चों, आर यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, आर इसकी त्रिज्या है बेटा, इसकी त्रिज्या है आर, इसको आर से लिखते हैं, किसे लिखते हैं आर से, और इस ऊंचाई को यच से लिखते हैं, किसे लिखते हैं बच्चों यच से, इस शंकु की ऊंचाई है। इस तिर्यक ऊंचाई को यल से लिखते हैं बच्चों, किसे लिखते हैं बाबू, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई यल है, त्रिज्या आर है, दोनों एक समान, कह रहा है एक समान आधार पर, त्रिज्या के आधार पर स्थित है, अध्यारोपित है, मतलब दोनों एक ही आधार पर, मतलब दोनों की त्रिज्या समान होगी। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब जो शंकु की त्रिज्या है आर और जो ऊंचाई है एच, उसका मान बताओ। ठीक है बच्चों, शंकु की त्रिज्या आर और उसकी ऊंचाई तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किसकी ऊंचाई बच्चों, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा देखोगे तो उसके बाद जो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है वो होता है यल बराबर √r² + h², ये होता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब दोनों की त्रिज्या सेम, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु है, खिलौने की तरह है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो, ये प्रश्न में कहा रखा है, प्रश्न में कहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ को, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक बच्चों। तो हमको ये बताना है कि फिर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, त्रिज्या ऊपर रहेगी ऊंचाई नीचे रहेगी, यानी कि हमको r/h का मान बताना है, ठीक है बच्चों। देखो लगा, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r², ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है शंकु का वक्र पृष्ठ है उसका फार्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r यल, ठीक है। तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये इधर देखो 2r² हो गया, और r यल को नीचे ले आए तो पाई कट गया, तो यहाँ बचा 1, क्या बचा तो 1 बचा है, क्या बचा है 1 बचा है, ठीक है। तो ये पाई कट गया है, ये r यल इधर नीचे ले आए हैं, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ऐसा नहीं कि 0 बचेगा, हम सबको लाए हैं तो वहाँ पर 1 बचेगा, अगर घटाते तब 0 बचता बच्चों, अगर उसको घटाते तब 0 बचता, इसको इधर ले आए ना, इधर बुढ़े में था तो इधर बाद में आ गया, घटे में आ गया, तो वहाँ 1 बचेगा। अब r² का मतलब होता है कि r गुणे r, तो एक r कट जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि r/l का मान है 1/2। अब देखो बच्चों, कहा था कि ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा हमको नहीं कहा था कि तिरछी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए या कुछ ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर वो तिरछी ऊंचाई का कहता, अगर वो कह देता कि तिरछी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये तिरछी ऊंचाई यल है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप यल का ये मान रखोगे तो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमको r/h चाहिए ना बच्चों, तिरछी ऊंचाई नहीं कहा था कि तिरछी ऊंचाई का अनुपात बताइए, हमको कहा है शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात, मतलब कि r/h हमको बताना है, और हमारे पास है क्या बेटा r/l है, r/l का मान है 1/2, ऐसे आ गया है। देखो ये कहा था कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पाई r² बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r/l, पाई कट गया, पाई r को नीचे ले आए, यहाँ पर बचा 1, r² का मतलब r बनेगा तो 1 आएगा,
कट गया, 2 को नीचे ले आए, 2 गुणे में था ना तो इधर बटे में आ गया, तो हो गया r बटे l बराबर 1/2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमको चाहिए कि r बटे h, हमको क्या चाहिए r बटे h, तो क्या करेंगे l के जगह पे यही रख देंगे, तो हो जाएगा r बटे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, l की जगह पे वही रख देंगे, उसका फार्मूला r स्क्वायर बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इसको इधर पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, देखो आराम क्या कर रहे हैं बाबू, इधर पे क्या कर रहे हैं देखो, r बटे अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है ना 1/2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये जाएगा r स्क्वायर और नीचे से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बाद जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करा देंगे, इसका गुणा इधर और इस 4 का गुणा इधर, तो 4 गुणे r, तो 4r स्क्वायर, इसको एक बार करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको r बटे h बताना बच्चों, तो इस r को इधर ले आओ, तो 4r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर से 1r स्क्वायर का तो आ गया 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब देखो बच्चों हमको r बटे h बताना, तो h को नीचे उड़ा लेंगे और इस 3 को इधर ले आएंगे, तो ये जब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा r स्क्वायर बटे h स्क्वायर, तो उधर बचेगा 1, क्या बचेगा 1, इस h स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या बचेगा ऊपर 1, और इस 3 को नीचे ले आएंगे, 3 को इधर नीचे ले आएंगे, तो हो गया 1/3। तो ये हो गया कि r बटे h के पावर 2 बराबर 1/3। अब ये पावर 2 इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा r बटे h बराबर आएगा 1/√3। ये है अनुपात, ये है आपका आंसर। लिखोगे अतः, लिख दोगे लास्ट में, अतः शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात 1/√3 है ना, तो 1:1 से 1:3 है। ये है आपका, क्या करें आपके सामने एक बोला था, उसके ऊपर शंकु रखे थे और उसके बाद इसकी त्रिज्या एक समान थी, ऊंचाई दिया था, बोले वर्कपीस शंकु वर्कपीस बराबर है, तो पाई स्क्वायर पाई आइडियल पाई पाई कट गया, या r एक नीचे गया, वहाँ पे 1 बच गया, एक दोनों इधर आ गया। अब ये r बटे इधर सब लोग उत्तर लिख देंगे, लेकिन हमको तिरछी ऊंचाई नहीं कहा था, हमको सिर्फ ऊंचाई कहा है ना, तो हमको r बटे h चाहिए। तो r बटे h के लिए इसको l का मान रखते हैं, l का मान पता था कि l बराबर होता है बच्चों कि अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने पे देखो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने पे कर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो हो गया, वहाँ से वर्क कर ले, फिर ये आ गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर r स्क्वायर को इधर ले माइनस, फिर ये आ गया, ये 3 नीचे आ गया, इधर आ गया, तो 1/3 हो गया, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे इस वीडियो को रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग को देंगे। ठीक है, अच्छा इसको आप लोग देखोगे अच्छे से समझ में आएगा तो लाइक कर दोगे, और जो हमारे वीडियो पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और कमेंट जरूर करेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे बच्चों, अपने ग्रुप में जो है शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ लें इस लॉकडाउन में। ठीक है, अच्छा डेट्स ऑल। अब इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, बस आज के लिए इतना बहुत है।